KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise entire syllabus of history within 40 days. तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डोंट वरी, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप केपी क्लास एग्जाम कम्युनिटी का पार्ट बन सके फॉर डेली क्विज़ेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग बोर्ड्स एंड सीयूटी एज वेल। सो इन सभी लेक्चर्स की स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ्स दीस ऑल आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप। वो क्या करना है, लॉग इन करना है, पुट ऑन योर क्रेडेंशियल्स एंड फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे। इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द नोट्स और द स्टडी नोट्स ऑफ दीस लेक्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस कंप्लीट किया था। आज हम लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके खत्म करेंगे। सो टुडे इज डे 23। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपनी सीयूटी के प्रिपरेशन को हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं थ्रू आवर उड़ान बैचेस। क्या करना है आपको, ये कोर्सेज को हमारे ऐप के थ्रू परचेज करना है। सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज। आप अपने फ्रेंड्स को भी इन कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं एंड आप सारे ही डोमेन्स अलॉन्ग विद जीटी एंड लैंग्वेज कंप्लीट कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप क्लासेस, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, रेगुलर फीडबैक एंड रेगुलर मॉक टेस्ट, सारी चीज अवेलेबल होंगी एंड मिलेंगी। एंड अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं तो वो दैट इज अवेलेबल सारथी बैच के थ्रू 2999 में। आप अपनी जीटी की प्रिपरेशन भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। These are the books that you will be getting from our side and ये सारी बुक्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, और अगर आप साइंस में से हैं तो फिजिक्स के, बायो, कॉमर्स से हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, सारी ही बुक्स अवेलेबल होंगी अलॉन्ग विद जनरल टेस्ट की बुक एंड लैंग्वेज की बुक। और सारी बुक्स में कम से कम आपको 1200 एमसीक्यूज मिलेंगे। जी हाँ, 1200 एमसीक्यूज आप रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम देने से पहले। सो देख इस बात की अभी के अभी हमारे साथ जुड़ के हमारे उड़ान बैच का पार्ट बनिए और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 23, नेक्स्ट 23, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन की बात करें, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोड्यूस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज साइंड। कब साइन हुआ था? 26 जनवरी। दिस क्वेश्चन कैन कम एज अ एमसीक्यू। आपके सीयूटी और बोर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन जब बना था 46 में और 49 के बीच में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, असेंबली कब कितने सेशंस के मिली? 11 सेशंस के लिए। दूसरा एमसीक्यू, ओवर द कोर्स ऑफ 165 डेज, कितने डेज के अंदर? 165 डेज के अंदर 11 सेशंस कंडक्ट किए गए थे। तो ऐसा नहीं था कि इन 3 सालों में डेली सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलते थे, सेशंस क्रिएट होते थे एंड देन दे यूज्ड टू डू। सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट कब? 15 अगस्त 1947। एवरीवन नो दैट। येट इट वाज आल्सो स्प्लिट एज इन पार्टीशन की बात हो रही है। In addition, there was major protest by the workers, laborers in many sections of the country. The degree of Hindu-Muslim solidarity displayed by this mass movement was one of the most striking elements. The Congress and the Muslim League, India's two most powerful political parties, had repeatedly failed to reach an agreement. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कर रहा था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था? टसल हो रहा था और एक कॉमन एग्रीमेंट कभी ना कभी फॉर्म नहीं हुआ। अगस्त 1946 की बात करें, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स kicked off a year of constant rioting in northern and eastern India. When India's partition was announced, the violence culminated in the killings. तो जब इंडिया का पार्टीशन अनाउंस हुआ था, क्या हुआ था? तब वायलेंट प्रोटेस्ट के चक्कर में काफी ज्यादा किलिंग्स हुई थी, जिसको बोलते हैं ग्रेट कैलकाटा किलिंग। On one hand, there was a fear of unexpected death or squeezing of the opportunities, और दूसरे टाइम पे क्या था? Possible breaking away from their old age roots among Hindus and Muslims on the both sides. एक साइड में उनको डर था कि किसी की सडन डेथ ना हो जाए या फिर जो अपॉर्चुनिटीज है वो
बंद ना हो जाए, और दूसरी साइड में क्या था, ये अपने रूट्स को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाना चाहते थे। Millions of refugees fled to east and west Pakistan, while Hindus and Sikhs fled to the west Bengal and Punjab eastern part. काफी सारे refugees east और west पाकिस्तान चले गए, Hindus and Sikhs कहां चले गए, West Bengal and Punjab eastern part respectively. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो इंडिया ने फेस किया था। 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, जिनको लॉर्ड माउंटबैटन प्लान के तहत एक चॉइस दिया था कि अगर आपकी मर्जी है इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का पार्ट बनना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये दूसरा चैलेंज आ जाता है। तो दीस स्टेट्स वर ऑटोनॉमस, फ्री थी फॉलोइंग द पार्टीशन। कुछ इन्होंने क्या करा, इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए असेंबली थी, which was the body of those people जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो मेंबर्स वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1946। प्रोविंसेस में जो आज की तारीख में स्टेट्स बोलते हैं, वहां पे इलेक्शंस हुए थे, एंड वहां पे इलेक्शंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया गया। So it comprised the members of the provinces of British India and also the members of princely states. तो ये दोनों ही प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। एंड देयर वर कितने मेंबर्स, 300 मेंबर्स अगेन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मुस्लिम लीग ने अर्ली सिटीज को बॉयकॉट किया, हेंस 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुस्लिम लीग कभी फेवर में थी ही नहीं, वो चाहते थे उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बने, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस itself broad front these members had a wide range of views, some were atheist, कुछ secularists थे, कुछ भगवान में नहीं मानते थे, and others in the words of Anglo-Indian members Frank Anthony ने ये बोला था, were technically the members of the Congress but spiritually the members of RSS and Hindu महासभा। बेसिकली पार्ट तो कांग्रेस का थे, लेकिन इनकी जो थिंकिंग थी वो आरएस और हिंदू महासभा से क्या करती थी, इंस्पायर थी। कुछ लोग सोशलिस्ट भी थे इन द इकोनॉमिक फिलॉसफी, एंड अदर्स वर द डिफेंडर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं सोशलिज्म भी दिखा उनके आइडियोलॉजी में, और कैपिटलिज्म भी दिखा। तो क्या था ये, बेसिकली कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज। तो वो जब एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, जब डिस्कशन होता है, सो बहुत सारा टसल होता है। कांग्रेस आल्सो नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप्स, एंड दे ट्राइड टू इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। And the discussion within the Constituent Assembly, they were also influenced by the opinions expressed by the public. तो जो पब्लिक बोलती थी उनके ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए भी जो मेंबर्स के आगे पब्लिक का से बोलते थे। As the deliberations continued, the arguments were reported in the newspaper. The proposals were publicly debated. Criticisms and counter-criticisms in the press in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached on the specific issue. तो कुछ issues पे consensus हमें देखने को मिला। In order to create a sense of collective participation, public was also asked for submissions as well. Then All India Varna Sharma Swarajya Sangh, ये कहा था, कैलकाटा बेस था, उन्होंने पूछा be the constitution be based on the principle laid down in ancient Hindu work, क्या ये constitution जो हमारे हिंदूज का वर्क है उस पे बेस्ड है, उसके प्रिंसिपल से इंस्पायर है। So the ban on the abattoirs were particularly recommended. Low caste group demanded an end to ill treatment by the upper caste people. Reservation of the separate seats on the basis of population, legislature, government departments, and the local bodies. Then linguistic minorities को बोला था ask for freedom of speech and redistribution of provinces on the language के basis पे। तो आप redistribution करो किसके basis पे? On the basis of language. Then religious minorities demanded more protection. Organization as diverse as Vizagaram District Teachers Guild and the Central Jewish Board of Bombay demanded appropriate representation on all public bodies. तो क्या सब चाहते थे, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, these were the assembly, a body of elected representatives जिनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना एंड अडॉप्ट करना। So it was set up as a result of negotiations between the leaders
of Indian independence movement and the members of British cabinet. So दोनों के amalgamation से बना था. Then कि कैसे elect हुए थे indirectly, ये MCQ में आ सकता है. क्या ये directly elected थे? जी नहीं, ये indirectly elected थे by the members of provincial legislative assembly during the British Raj. और ये approve कब हुआ था? 26 November 1949, which is celebrated as Constitution Day. तो ये आपकी CUET का प्रीवियस क्वेश्चन भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है. कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं है. 26 नवंबर 1949 को सेलिब्रेट होता है. तो कुछ वॉइसेस की बात करें, कुछ लीडर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे. लेट्स चेक इट आउट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली consisted of 300 members. 6 of them had highly important responsibilities to pay. Congress party included Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad. इनके व्यूज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. ये बोर्ड में एज 8 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. नेहरू ने क्या बोला था? Horizontal tricolor MCQ. Who proposed the horizontal tricolor of saffron, white and dark green in the equal proportion? He was none other than Nehru. With a navy blue wheel in the center and as well as critical objective resolution. So objective resolution भी नेहरू ने प्रपोज किया और ये horizontal tricolor of saffron, white and green in equal proportion ये भी नेहरू ने ही प्रपोज किया. MCQ. So वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इन्होंने behind the scenes, तो ये forefront में नहीं थे, ये पीछे काम करते थे, assisting in the preparation of the numerous reports. रिपोर्ट्स को कंसाइल करने में, रिपोर्ट्स को अमैलगमेट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. As the president of assembly, अब किसकी बात हो रही है? राजेंद्र प्रसाद जी की बात हो रही है. So he was to steer the debate in a good direction and while ensuring that all members had a chance to speak. So he made sure that जितने भी constituent assembly के members हैं, उनके पास एक अच्छा राइट है से करने बोलने का और उनके भी व्यूज को क्या करें? कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट की मेंबर वाज B.R. Ambedkar. He was a lawyer and economist and he was the chairman of the drafting committee, the main committee of the Constituent Assembly. So during the British government, he was a political opponent of the Congress. इंडिपेंडेंस के बाद एंड महात्मा गांधी ने रेकमेंड किया, उन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया एज अ लॉ मिनिस्टर. सो ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर. And he was the chairman of the committee, drafting committee जिसे कहते हैं. Then K.M. Munshi of Gujarat and Aladi A.K. Iyer of Madras, he accompanied him and made substantial contribution to the constitution formation. तो किसने हेल्प करी थी? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जिसे कहते हैं A.K. Iyer, popularly known as A.K. Iyer, and K.M. Munshi. Then two civil servants were instrumental in assisting 6 of these individuals. Who? B.N. Rao. ये कौन थे? Constitutional advisor थे. Again MCQ. Who wrote a series of background paper based on a comprehensive assessment. Other was Chief Judgment S.N. Mukherjee. Although the process required 11 large volumes, it was both time consuming and fascinating. So the Constituent Assembly's members were articulate in expressing their frequently radical opposing ideas. Presentation की बात करें, they discuss a variety of contrasting viewpoints on India, including what language Indians should use, उनकी political economic systems क्या करना है, moral standards मेंटेन करना है नहीं करना. तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी? डिस्कस हो रही थी और इन पे बहुत बड़ी मात्रा में डिबेट्स और डिस्कशन देखने को मिले हैं. अब विजन की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, who proposed it? Objective resolution, none other than जवाहरलाल नेहरू. कब किया था? 30 दिसंबर 1946 में किया था. So ये क्या था? हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था. Describe the Constitution of India's independent India's defining ideas. तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. अब इंडिपेंडेंट इंडिया की जो नर्व्स हैं वो इनके हाथ में होंगी. हम खुद अपने अकॉर्डिंगली गवर्न करेंगे. तो उस इंडिपेंडेंट इंडिया के आइडियाज किस बेसिस पे हम उस इंडिया को चलाएंगे, वो इस ड्राफ्टिंग, वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ड्राफ्ट हुआ था. ठीक है. एंड इट आल्सो एस्टैब्लिश्ड द फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वुड टेक प्लेस. सो इट डिक्लेयर्ड इंडिया एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक promising justice, equality and freedom, as well as sufficient safeguards for minority classes, backward tribal territories, repressed OBCs.
And in returning to the past and referring to the American and French Revolution, Nehru locating the history of the constitution making within a longer history of struggle for liberty and freedom. So inspired by American and French Revolution, उन्होंने कहीं उनके ideals पे adopt करे. So the momentous nature of Indian project was emphasized by linking it to a revolutionary movement in the past. He was not suggesting that those events were to provide any blueprint for the present or the ideas of those revolution could be mechanically borrowed and applied in India. वैसा उन्होंने ये नहीं बोला कि इनको हमें अप्लाई करना ही करना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एज इंस्पिरेशन था. तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम अडैप्ट कर सकते हैं. So he did not define a specific form of democracy. ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करेंगे. Suggested that this had to be decided through the deliberation. Discussions के through ही decide होगा कि whether we should adopt which form of democracy. He stressed on the ideals and the provision of the constitution and just derived from elsewhere. We are not going just to copy. तो उन्होंने बोला हम as copy paste नहीं करने वाले. We are not going to do control C and control V. So it was necessary to learn from the people. So ये क्या था? Again they took this as a learning, as an inspiration from their achievements and their failures, and they too had to change their notions of democracy. So ये क्या था? All these things were acted as an inspiration. So the objective of Indian Constitution would be to first the liberal ideas of democracy with the social ideas of economic justice. So it was a blend of liberal and socialist democracy. And they readapt and rework all these ideas within the Indian context. So जितनी भी inspiration थी उन्होंने Indian context के अंदर क्या करा? It blend किया और it was adapted to change. अब Indian people की बात करें. Somnath Delhi, he was a communist in the Constituent Assembly. He sensed the shadow of British imperialism over the world. तो इनको क्या लगा? इनको ऐसा लगा कि while we are framing the Constitution, British imperialism कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है. As a result, he exhorted the group's members as well as Indians in general to break free of the imperial authority. So the British were still in India during the Assembly's deliberation in the winter of 1946-47. Even though Jawaharlal Nehru was in charge of an interim government, that was the temporary government, and it could only work with the Viceroy and the British government in London as a guidance. So according to Delhi, Constituent Assembly was drafted by the British and was working as a British design, and उनके अकॉर्डिंगली ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे ये वही हो रहा है. National leaders Nehru considered desired a different form of Constituent Assembly than one he had proposed. Furthermore, it was true that British government also played a role in Assembly's creation by attaching restrictions to its operation. Even the desires of the people who had taken part in the independent movement were supposed to be expressed to the Constituent Assembly. So कहीं ना कहीं उनके desires, उनके aspirations भी they were taken into consideration. Since the 19th century, democratic, equitable, just societies in India have been closely defined with these values. It was out of desire for the social fairness that 19th century social reformers fought against the child marriage and urged that widows be permitted to remarry. Swami Vivekananda pushed for Hinduism's reform because he wanted to be more equitable religion. Workers and peasants in Maharashtra such as Jyotiba Phule demanded economic and social justice by drawing attention to the depressed classes. So these were the viewpoints of various people, in particularly जो उनके sections थे. It was inevitable that the national movement was against a tyrannical and illegitimate regime would be one of the democracy and justice for people's right and equality. So due to increase in demand for representation, British government was obliged to make a number of constitutional changes. So India's participation in provincial expansion कुछ acts के through हुआ, जिसे कहते हैं Indian Councils of Act of 1909, Parliamentary Reforms and Government of India Act 1935 was there. 1919 की बात करें, Government of India Act 1919, Executive was made partially accountable to the provincial legislature. और 35 तक ये पूरा हो गया था. पहले क्या था? Executive was partially responsible और अब Executive पूरा responsible है. 1937 की बात करें, following elections mandated by 35 Act, कांग्रेस ने
to control of 8 of the 11 countries provinces, and Indians did not personally discuss or develop any of the earlier constitutional experiments which were in reaction in growing with the representation government. So colonial government ने ही किया, even though the electorate that chose the provincial organization had to grow over time. Adult franchise 10 से लेके 15% of the adult population तक increase हो गई थी. Context की बात करें, legislatures elected under the 95 Act were accountable to the British appointed governor. तो accountability आ गई. तो ये all these things are the evolution. कि from 1909 till 1947 क्या क्या evolution हुआ. और independence के बाद ये जो universal adult franchise थी, ये हमने limited करी जी नहीं. ये हमने 21 years के बाद जो भी लोग eligible हैं सबको वोट दिया. Whether you are woman, whether you are rich, whether you are poor, irrespective of caste, gender, sex, etc. ने सबको ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड किया था. That shows democracy. 30 December 1946, Jawaharlal Nehru attempted to sketch forth a vision of an independent sovereign India through a formulation of Indian Constitution. So he evoked the will of the people in his inaugural speech, declaring that the framers of the Constitution they had to fulfill the desires in the hearts of masses. So people will be given rights. This wasn't a simple task. In a run-up to independence, various groups expressed their ideas, desires in a variety of ways, in a variety of demands. So this was all about lecture 1. I'll see you in the lecture 2, day 24. Till then, take care. Bye-bye. Thank you very much. KP Classes. Dedicated to excellence.